हेलो। एक चेयर और चाहिए, एक चेयर और ले लीजिए। ये चेयर ये गाड़ी वाले हल्ला कर रहे हैं। कुर्सी है, आप बैठिए, एक बैठ जाओ सर, ये ले लो सर, उधर जाओ। अतिथि अतिथि बैठ जाओ सर, थोड़ा थोड़ा यार। हेलो। इसके लास्ट में कर देंगे, लास्ट में कर लेंगे सर, लास्ट में। आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। और लोग आएंगे तब दोबारा एक राउंड। अरविंद जी, अरे सर मनीष जी आगे आइए। अरविंद जी, मनीष सर आ जाए एक बार। अरविंद जी इधर थोड़ा सा, अरविंद जी सामने सर, सामने सामने। थैंक यू थैंक यू। अब उनकी बारी है। शुरू करें। अभी ठीक है? अच्छा, अब आप बैठे रहिएगा, वो पीछे। अरविंद जी इधर सामने सामने का हो गया। आज हमें आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैनिफेस्टो एक, आवाज नहीं आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है सबको? आज हमें आम आदमी पार्टी का
मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, लेकिन मैं शुरू में ही ये साफ कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की नजर में मैनिफेस्टो बनाने की जो एक्सरसाइज है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। अभी तक जितने सुझाव आए उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। हम जनता से बातचीत करके मैनिफेस्टो में चीजें इंक्लूड करते रहते हैं। आने वाले समय में भी और नई समस्याएं हमारी नजर में आएंगी या कोई अच्छे सुझाव आएंगे तो उनको भी हम समय समय पे इंक्लूड करके और आप लोगों को बताते रहेंगे। हाँ दोस्तों, आपको सबको पता है आम आदमी पार्टी का गठन क्यों हुआ था। आम आदमी पार्टी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ अभी तक का, उसमें से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। जन लोकपाल बिल के लिए हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। देश एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके हुआ था। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा करना आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की शायद और कोई भी पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात भी कर सके, क्योंकि दूसरी पार्टियां अभी तक जब जब सत्ता में आई उन्होंने जो जो समझौते किए, उन समझौतों की वजह से उन पार्टियों में आज ऐसे इंटरनल कंट्राडिक्शंस पैदा हो चुके हैं। उनकी लीडरशिप आज कई ऐसे लोगों के हाथ में है कि वो भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलवा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी येडियुरप्पा को, निशंक को, श्री रामलू को, ऐसे ऐसे बाबूलाल बुखारिया को, पुरुषोत्तम सोलंकी को, ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दे के, ऐसे ऐसे लोगों को एमएलए और एमपी रख के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर ही नहीं सकती है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, नवीन जिंदल, शरद पवार, ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ रख के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर ही नहीं सकती है। आज आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए सतत प्रयास कर रही है। और दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में 49 दिन की सरकार थी और हम लोग नहीं कह रहे, ये कुछ अखबार वालों ने सर्वे करवाए। और आज मैं दिल्ली में चारों तरफ घूम रहा हूं, जनता मुझे बता रही है कि 49 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में भारी गिरावट आई थी। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। दिल्ली के अंदर उन दिनों में नगर निगम के लोगों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, दलालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, कई डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए थे। 65 साल में कांग्रेस भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दिला पाई। जहां जहां बीजेपी की सरकार रही, आज नरेंद्र मोदी जी को गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा मसीहा माना जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो 5,000 रुपए लगते हैं गुजरात में। आपको अगर तलाटी की नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपए लगते हैं। हर चीज के रेट फिक्स हैं। तो जो बीजेपी गुजरात में 12 साल में नहीं कर पाई और कांग्रेस देश के अंदर 65 साल में नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर वो 49 दिनों के अंदर करके दिखा दिया। आम आदमी पार्टी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई सारी चीजें करने की जरूरत है। इस मैनिफेस्टो में हमने मोटे मोटे तौर पे 4 चीजें सजेस्ट की हैं। जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक उसके दायरे में आने चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो देयर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। उसको सजा मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको। उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसको सख्त से सख्त जेल होनी चाहिए। सिटीजन्स चार्टर होना चाहिए कि हर काम के लिए समय सीमा निश्चित हो। उतने समय में अगर वो काम नहीं करता अधिकारी तो उसकी तनख्वाह काटी जाए, जो कि नागरिक को मुआवजे के रूप में दिया जाए। दूसरी चीज, हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप लोगों को पता है पहले रेल रिजर्वेशन में कितना भ्रष्टाचार होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से वो कम हुआ। उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करके पारदर्शिता ला सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल सकते हैं, ई टेंडरिंग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भारी इस्तेमाल करने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हमारे देश में जानबूझ के ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं ताकि
बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक्सप्लॉइट किया जा सके, उनसे पैसा वसूली, हफ्ता वसूली, महीना वसूली की जा सके। ऐसे सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए अच्छी नीयत की जरूरत है, जो आज तक बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सरकार में अच्छी नीयत मिसिंग थी। अच्छी नीयत की सरकार आएगी, ईमानदार सरकार आएगी, तो प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और चौथा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता को डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, जिसे हम लोग स्वराज कहते हैं। मैं अब 2 मिनट स्वराज के बारे में बोलूंगा। हम चाहते हैं कि देश के अंदर राजनीतिक सत्ता का जितना हो सके, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन जितना हो सके उतना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कम से कम उस इलाके के बारे में, उस कॉलोनी के बारे में, उस गांव के बारे में, उस मोहल्ले के बारे में लगभग सभी निर्णय लेने का अधिकार वहां की जनता को होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं, हर गांव में ग्राम सभा का गठन किया जा चुका है, हमारे संविधान में लिखा है। ग्राम सभा का मतलब पंचायत नहीं होता, ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं। पंचायत का मतलब तो सरपंच होता है। जैसे एमएलए और एमपी भ्रष्ट हो गए हैं, एमएलए और एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वैसे सरपंच भी भ्रष्ट हो गए हैं। हमारा कहना है ग्राम सभा मतलब उस गांव में रहने वाले सभी वोटर्स की आम सभा, उसको ग्राम सभा कहते हैं। अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटी को, वार्ड्स को छोटे छोटे मोहल्लों में बांटा जाएगा, और एक मोहल्ले में लगभग 1000 के करीब परिवार होंगे, और मोहल्ले में रहने वाली आम सभा को, मोहल्ले में रहने वाले लोगों की सभा को मोहल्ला सभा बोला जाएगा। ग्राम सभा, मोहल्ला सभा की हर महीने मीटिंग हो। हर ग्राम सभा, मोहल्ला सभा का अपना छोटा सा सेक्रेटेरिएट होगा। सरकार उनको अनटाइड फंड्स देगी। जनता अपने मोहल्ले में मीटिंग करके, अपने गांव में मीटिंग करके ये तय करेगी कि उस पैसे को वो कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस गांव में आने वाले स्कूल, उस मोहल्ले में आने वाले स्कूल, उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी। इसका मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और स्कूलों को सीधा ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के कंट्रोल में दिया जाएगा। अगर कोई राशन वाला राशन नहीं देता है ठीक से, तो ग्राम सभा मिलके, क्योंकि उसी ग्राम सभा के लोग वहां से राशन लेते हैं, तो ग्राम सभा में लोग मिलके उस राशन वाले की दुकान कैंसिल कर सकते हैं और नया राशन वाला अपॉइंट कर सकते हैं। उस इलाके के अंदर सड़कें बनानी है कि पार्क बनाने हैं कि बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी चीजें ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के अंडर में आएंगी। तो लोगों को अनटाइड फंड मिलेगा। लोग अपने इलाके में मीटिंग करके तय करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। वो वोटिंग करके तय कर सकते हैं। मान लीजिए 10 आइटम आए, तो वोटिंग करके तय कर सकते हैं पहला आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम कौन सा है। जिसकी ज्यादा वोट पड़ेंगी वो काम पहले हो सकता है, जिसकी कम वोट पड़ेंगी वो काम बाद में हो सकता है। इस तरह से लोग, इन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो सीधे ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के प्रति जवाबदेह होंगे। किसी भी उस इलाके में काम, किसी भी ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक ग्राम सभा या मोहल्ला सभा ना कह दे कि काम ठीक हो गया। जितनी तरह के सरकारी सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एटसेट्रा, कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा एटसेट्रा, करीब 20-21 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो उसी ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के सेक्रेटेरिएट से मिलेंगे। ग्राम सभा की मीटिंग में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां पे तुरंत सर्टिफिकेट्स जारी किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर सारा भ्रष्टाचार कम होगा। और एक बारी जब ग्राम सभाएं और मोहल्ला सभाएं ठीक से काम करने लग जाएंगी, तो साल 2 साल के बाद धीरे धीरे कुछ आइटम्स लिस्ट बनाई जाएगी कि उनको, उन आइटम्स पे कानून प्रस्तुत करने के पहले विधानसभा या संसद में ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं की कंसल्टेशन की जाएगी, उनके विचार विमर्श लिए जाएंगे, सरकार उनके विचार विमर्श लेगी। इसके बाद किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। और आज जो माहौल है पूरे देश के अंदर, महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा उठता जा रहा है। तो नागरिकों को सुरक्षा देना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। और जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, द फैक्ट कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर
धरने पे बैठा, यही दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की नजरों में महिलाओं की सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा कितना महत्व रखती है। इसके लिए हम पुलिस रिफॉर्म्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स बताए हैं, उसको लागू करेंगे। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों अलग अलग विंग्स बनाए जाएंगे पुलिस में। पुलिस की जिम्मेदारी, जवाबदेही किस तरह से, कितनी हद तक जनता के प्रति सीधे हो सकती है, ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं के प्रति हो सकती है, इसके ऊपर खाका तैयार किया जाएगा। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने के तरीके निकालने पड़ेंगे। दिल्ली में, दिल्ली पुलिस सीधे दिल्ली सरकार के कंट्रोल में आए, लुटियन जोन छोड़ के। इसके बाद थानों के अंदर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, थानों के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे जो जो पब्लिक डीलिंग एरियाज हैं, क्योंकि वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, और जो इंटेरोगेशन रूम्स है उसके अंदर कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ले सकता है। पुलिस में स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम लागू किया जाएगा। अभी जब हम दिल्ली सरकार में थे, दिल्ली सरकार का एक सिपाही शराब माफिया के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया, शराब माफिया ने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली सरकार पहली सरकार थी जिसने अपने एक सिपाही की इतनी कद्र की, उसको सम्मान दिया और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। इसी तरह से ईमानदार लोगों को सम्मान दिया जाएगा, उनको प्रमोशंस दिए जाएंगे, लेकिन बेईमानी करने वालों को सजा दी जाएगी। एफआईआर दर्ज ना करना एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा और पुलिस कर्मियों को उनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दूसरी, किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम होता है कि एक एफिशिएंट और क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम देना, न्याय व्यवस्था, अच्छी न्याय व्यवस्था देना। आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से क्रम्बल हो चुकी है। तो फास्ट, एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम, ये हमारे लिए, ये इसके प्रति आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। आज एक एक केस को 20-20 साल, 30-30 साल हो जाते हैं। कई बार तो जो पार्टियां हैं उनकी डेथ हो जाती है बीच में और केस चलते रहते हैं। तो इतने कोर्ट्स और जजेस बनाए जाएंगे, कम से कम अगले 5 साल में इनकी संख्या दुगनी की जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी इतने कोर्ट्स और जजेस नियुक्त किए जाएं कि केसेस का निपटारा किसी भी तरह से टाइम बाउंड तरीके से किया जा सके। कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को कैमरा, हर कोर्ट में कैमरा नियुक्त किया जाएगा ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जा सके और कोई भी उसको राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ले सके। कुछ सुझाव ऐसे मैं बोल रहा हूं जो कि मैनिफेस्टो में गलती से प्रिंट होने रह गए, ये कैमरा वाला भी उसमें गलती से प्रिंट होना रह गया है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, आज न्याय व्यवस्था, हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था पे गर्व है। न्याय व्यवस्था हमारे देश की एक पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर भी भ्रष्टाचार क्रीप इन कर चुका है, उसे भी हमें टैकल करने की जरूरत है। तो जुडिशरी के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जजेस की अपॉइंटमेंट आज कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से और विम्सिकल तरीके से होती है, उसके लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नियुक्त किया जाएगा। और जितने प्रोसीजर्स हैं, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनको रिविजिट किया जाएगा ताकि प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। एजुकेशन फॉर ऑल, आज एक बच्चा अगर गरीब घर में पैदा होता है, उसका क्या कसूर है बेचारे का, लेकिन वो गरीब घर में पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में जाता है, और मिडिल क्लास या अमीर घर में पैदा होता है तो बड़े स्कूल में जाता है। ये दो तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है इसे खत्म करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े हम लोगों को, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्टैंडर्ड प्राइवेट, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उसके स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। और इनका कंट्रोल जो है ये लोकल मोहल्ला सभा और लोकल ग्राम सभा के कंट्रोल में दिया जाएगा। जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में, उन लोगों के हाथ में उसका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि कोई एजुकेशन इंस्पेक्टर के हाथ में होना चाहिए। इसके लिए जितना भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा
उतना पैसा पॉलिटिकल विल होगी उतना पैसा खर्चा करने की। सरकारी टीचर्स भी स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का सिस्टम लागू किया जाएगा। लोगों के लाइवलीहुड से, शिक्षा के कंटेंट को लाइवलीहुड से जोड़ा जाएगा। आज बीए, बीकॉम, बीएससी डिग्री ले लेके लोग निकलते हैं और फिर नौकरी ढूंढते हैं। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए जिससे लोग, बच्चे पढ़ने के बाद जब निकले कॉलेज से, जॉब ढूंढने की बजाय वो जॉब प्रोवाइडर बन के निकले। एंटरप्रेन्योरशिप उनको सिखाई जाए, उनको एंटरप्राइजिंग स्पिरिट सिखाई जाए, उनको काम करने का वो सिखाया जाए, रादर देन थ्योरेटिकल एजुकेशन दी जाए। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स लार्ज स्केल में खोले जाएंगे, आईटीआईज लार्ज स्केल में खोले जाएंगे, आईआईटीज और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, उस तरह के ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में खोले जाएंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 ईयर प्रोग्राम लागू किया गया था जबरदस्ती नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको विड्रॉ किया जाएगा। हेल्थ फॉर ऑल, आम आदमी पार्टी का मानना है that Indians are first class citizens who are victims of third class governance। अगर हम अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे दें, अगर हम अपने लोगों को हिष्ट पुष्ट कर दें, स्वस्थ कर दें, तो भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बन सकता है। क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के लोग बहुत मेहनती हैं, हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पताल, जो अच्छे प्राइवेट अस्पताल है, उनसे भी बेहतर किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है उनको ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के कंट्रोल में दिया जाएगा। जेनरिक ड्रग्स का परचेज किया जाएगा और बल्क ड्रग्स जो सरकारी अस्पतालों में खरीदी जाती हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदी जाएंगी, जेनरिक ड्रग्स खरीदी जाएंगी। और ढेर सारे बच्चों की डिमांड है, वो भी इसमें लिखी नहीं है, रह गई है गलती से। नीट एग्जाम जो है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए सारे, उसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कहते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की गंगा यहीं से शुरू होती है। तो ये जो काले पैसे का खेल है पूरे के पूरे चुनाव के दौरान, आज हम देखते हैं हमारे देश की जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, पूरे देश के अंदर कहीं चले जाइए, किसी कोने में चले जाइए, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। पता नहीं कितने पैसे, कितने 1000 करोड़ खर्च किए हैं कि कितने 100 करोड़ खर्च, कुछ पता ही नहीं है। आप कोई चैनल खोल के देख लीजिए, पहला एडवर्टाइजमेंट इन्हीं का आता है, हर ब्रेक के अंदर आता है, पता नहीं कितने पैसे खर्च कर रहे हैं ये लोग। अब ये निकालेंगे तो हमारे से ही, चुनाव जीतने के बाद हमारे से ही निकालेंगे। तो ये सब बंद करना पड़ेगा, जो काले पैसे का धंधा है चुनावों के दौरान। एक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि 20,000 से कम अगर डोनेशन है तो उसका एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। ये वाला प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा। 1 रुपए का भी डोनेशन आएगा तो उसको उन्हें वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, सारे डोनर्स की लिस्ट उन्हें वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। उसी तरह से पार्टियों को अपना और कैंडिडेट्स का खर्चा भी, किस चीज पे कितना खर्च किया, हेलीकॉप्टर की किस नेता को किस कंपनी ने हेलीकॉप्टर दिया, वो सारा खर्चा उनको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, राइट टू रिकॉल आम आदमी पार्टी चाहती है। हमारा ये मानना है कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आज 25 साल की सीमा है, इसे घटा के 21 साल किया जाना चाहिए। अगर आदमी शादी कर सकता है 21 साल में, अगर आदमी वोट डाल सकता है 21 साल में, अगर आज शहीद भगत सिंह 23 साल में शहीद हो सकते हैं, और उनका जब शहादत हुई थी तो उनके क्या लेवल था, तो मुझे लगा कि 21 साल के अंदर एक आदमी एमएलए बन के अपने इलाके की जिम्मेदारी भी ले सकता है। पार्टियों को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आना चाहिए और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए पार्टीज की। इसके लिए जो भी कानून लाने की जरूरत होगी हम लेके आएंगे। विदेशों में जमा काला धन, उसको वापस अपने देश में लाया जाएगा, उसको देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देश में हम चाहते हैं कि वर्ल्ड आने के लिए अलग अलग लेवल पे जरूरत है। अपने गांव, अपने मोहल्ले के लिए अनटाइड फंड जब दे दिया जाएगा तो हमारे मोहल्ले के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम खुद डेवलप करेंगे, स्टेट लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट डील करेगा, नेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर नेशनल गवर्नमेंट डील करेगी। आम आदमी पार्टी प्रो इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि बिना प्राइवेट सेक्टर के, बिना प्राइवेट एंटरप्राइज के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम मानते हैं कि जब तक बिजनेस और इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं करेंगे तब तक इस देश के अंदर वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, तब तक इस देश के अंदर जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे।
आज जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चलाना ईमानदारी से इम्पॉसिबल है। तो आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि ईमानदारी के साथ बिजनेस किया जा सके। आम आदमी पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है, लेकिन बिजनेस के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इन सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाए, कानूनों को सिंप्लीफाई किया जाए, और दूसरा ऐसे कानून और ऐसे प्रोसीजर्स बनाए जाएं ताकि बिजनेस को और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, सरकार की इंटरफेरेंस कम से कम हो, सिंप्लीफाई करें प्रोसीजर्स। लेकिन फिर अगर कोई प्रोसीजर को वायलेट करे तब सरकार उसको सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन आज जानबूझ के ऐसे प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं ताकि बिजनेस वालों से कैसे पैसा ज्यादा से ज्यादा बटोरा जाए, इसे बंद करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें लेबर के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो रेगुलर जॉब्स हैं, जो 365 दिन कम करने वाले काम है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय करने की प्रथा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ये कानून के खिलाफ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के खिलाफ है। लेकिन आज लार्ज स्केल पे इसको किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है लेबर का। उसको बंद किया, उसके हम खिलाफ है और उसको बंद किया जाएगा। गांवों के अंदर और एग्रीकल्चर के बारे में हमें लगता है कि खेती को लोकल इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिंक करने की जरूरत है। गांव के अंदर अगर हम ग्राम सभा के जरिए अनटाइड फंड देते हैं तो गांव के अंदर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जो आज लोगों को शहर में मिलता है, जिसकी वजह से लोग गांव से शहर की तरफ भागते हैं। हमें वो सारी सुविधाएं अगर हम गांव में उपलब्ध करा दें तो ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, इस पे काफी हद तक रोक लगेगी। कोल्ड स्टोरेज चेन बनाई जाएंगी। कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने के लिए हमें वॉलमार्ट को देश में लाने की जरूरत नहीं है, सरकार कोल्ड स्टोरेज चेन बना सकती है। हमारे देश में हम देखते हैं हर साल कितना अनाज सड़ जाता है। हर बार टीवी वाले आप लोग दिखाते हैं कि किस तरह से गेहूं सड़ गया, किस तरह से अन्न सड़ गया, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। तो कोल्ड स्टोरेज चेन पूरे देश भर में गोडाउन्स बनाए जाएंगे ताकि इसको बंद किया जा सके। स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसका किसानों ने स्वागत किया है, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया, उसको लागू किया जाएगा। आज हम देखते हैं कि किसान सुइसाइड कर रहे हैं। सुइसाइड करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनको अपनी खेती के पूरे दाम नहीं मिलते। कई जगह से हमने जब राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला कि सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक अगर 1680 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 1280 रुपए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है। तो बेचारा किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, उसमें 50% प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए। तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। अगर ऐसा होता है तो पैसा जो है, मनी सप्लाई गांव की तरफ बढ़नी चालू होगी, गांव में डिमांड क्रिएट होगी और गांव की इकोनॉमी जो है वो बढ़नी चालू होगी। फार्मर सुइसाइड्स का एक और बड़ा कारण है क्रेडिट। वो मनी लेंडर्स के चंगुल में रहते हैं, उनको मनी लेंडर्स के चंगुल से निकालने की जरूरत है। तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके थ्रू किसानों को क्रेडिट देने की सुविधाएं आसान की जाएंगी, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स लागू की जाएगी। और कई इलाकों में हमने देखा कि किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि घर में कोई बीमार हो गया, उसकी इलाज के लिए उनको इतना पैसा खर्चा करना पड़ जाता है कि वो कर्जे में आ जाता है। तो जैसा हमने पहले लिखा है कि सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा किया जाएगा कि उनको अच्छे प्राइवेट अस्पतालों के स्तर पे लाया जाएगा। और इरिगेशन के प्रति आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है कि सिंचाई की सुविधाएं देश भर में, उसके लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। राइट। मीडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, बहुत जरूरत है ना। मीडिया में फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी कि हर मीडिया हाउस में किसका पैसा लगा है, किसकी इक्विटी लगी है, किसका लोन लगा है, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके लिए कानून लाया जाएगा। किस मीडिया हाउस में किस एडिटर की या मालिक की किसके प्रति लॉयल्टी है,
किस पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के प्रति लॉयल्टी है, इसको अपफ्रंट डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे आज हमने सुना कि जी टीवी के सुभाष चंद्रा जी मोदी जी के स्टेज पे थे, तो जी टीवी को टिकर चलाना चाहिए कि हमारे मालिक जो है वो मोदी जी के समर्थक हैं, तो जनता तय कर लेगी कि ये चैनल देखना है कि नहीं देखना। जनता को पता चल जाएगा भाई केजरीवाल को गाली दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं भाई मोदी जी के समर्थक हैं। उसी तरह से ये सेल्फ रेगुलेशन जो है इसने काम नहीं किया सर। तो कुछ ना कुछ सबके साथ बैठ के सबकी सहमति से, सारे स्टेक होल्डर्स की सहमति से मीडिया में किस किस्म का रेगुलेशन होना चाहिए ये भी हम लोगों को आपस में सबको बैठ के तय करना पड़ेगा। मीडिया चौथा स्तंभ है, बहुत पावरफुल है और बहुत बड़ा रोल जनतंत्र के अंदर प्ले करता है, इसीलिए इसको किस तरह से सुचारू रूप से किया जाए इसको देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं कह रहा, आप लोगों को इसकी कॉपी मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इस मैनिफेस्टो के ऊपर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको कॉपी करना चाहे कर सकती है, हमें कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ये अच्छा पॉइंट है कि इनका, एक मिनट सर अगर बैठ जाएं आप लोग तो थोड़ा सा एक मिनट। उनका कहना है कि उनका प्रश्न है कि आपने 25 साल से 21 साल तो कर दी, लेकिन अपर एज लिमिट आपने नहीं की है। ये आइडिया अच्छा है, मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट होना चाहिए। अगर एक आम सहमति बनती है तो अपर एज लिमिट भी होनी चाहिए, मैं सहमत हूं इससे, लेकिन ये मेरा पर्सनल है, लेकिन इस पे डिबेट होना चाहिए। मैडम सर इसमें दिया हुआ मैं पढ़ देता हूं आपको सर। एक उनका, सब पे बता रहा हूं सर, 4 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, एक एक करके एक एक करके आपका यहां से क्वेश्चन था। प्राइस राइज के ऊपर उन्होंने कहा महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे। सर मैं काफी सोचा करता था कि इस देश में इतनी महंगाई क्यों हो रही है, इतनी महंगाई क्यों हो रही है। महंगाई के 2 कारण मोटे मोटे नजर आते हैं सर। एक तो डिमांड सप्लाई गैप, अगर किसी भी चीज में डिमांड और सप्लाई का गैप होता है और मार्केट फोर्सेस प्ले करते हैं तो नेचुरली उस चीज का दाम बढ़ता है। लेकिन मेरी 49 दिन की जो सरकार थी हम लोगों की दिल्ली में, उसने हमें बताया कि हमारे देश में 90% महंगाई का बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। और जैसा हम गैस प्राइसेस का मामला उठाते रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो ये दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गैस के दाम 4 गुना कर दिए जाएं, कांग्रेस सरकार चाहती है, वो भी चाहती है कि गैस के दाम बढ़ाए जाएं। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाना है। तो अगर ईमानदार सरकार आएगी, अच्छी नीयत की सरकार आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, तो प्राइसेस पे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है मैडम, बाय एंड लार्ज। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास कई ट्रांसपोर्टर्स आए थे, उन्होंने कहा जी ट्रक चलता बॉम्बे से दिल्ली पहुंचता है, 23% कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ करप्शन। He says if we can reduce this, the prices of many items can substantially come down. तो मुझे ये लगता है अगर ईमानदार, आइटम वाइज आइटम तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड देयर आर 2 reasons, one is corruption and the other is demand and supply gap. If there is a demand and supply gap, तो उसमें हम उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर भ्रष्टाचार की वजह से है, वो तो तभी हो सकता है अगर अच्छी नीयत की सरकार आएगी। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी, zero tolerance policy towards cross border terrorism. First and foremost is India's foreign policy would focus on establishing friendly and cordial relations. हम सारे दुनिया के देशों के साथ अच्छे और दोस्ताना संबंध स्थापित करना चाहते हैं और बराबरी के संबंध स्थापित करना चाहते हैं। भारत से ना तो कोई छोटा देश माना जाएगा और ना ही कोई बड़ा देश माना जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
coordinate bilateral and multilateral efforts to prosecute terrorists and for better border management, call for sustained dialogue at various levels to dismantle the structures that encourage terrorism, reducing political hostilities in our immediate neighborhood through confidence building, while enhancing the capacity to deter border incursions by China. Focus of Sino-Indian relations to be shifted to greater and more balanced trade and recover Sino-Indian civilizational exchange. Develop border areas as zones of high economic engagement to create a larger constituency for peace on both sides and tackle illegal immigration. Supplement India's meaningful engagement with the US and with that of other blocs such as BRICS and IBSA, and encourage a multipolar world. Promote legitimacy and power of truly global institutions such as United Nations and demand democratization of bodies like IMF. Continue to play an active role in protecting agriculture and rural communities in the developing world against first world subsidies through WTO. Advocate UN oversight of all global commons and enhance cooperation on the ecological crisis. Demand greater investment in renewable energy and transfer of technology from the developed countries as they remain the predominant consumers of fossil fuel energy and drivers of climate exchange. Just one. कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, इसको हमने इसके अंदर भी लिखा है और हम समय समय पे कहते रहे हैं. मैं न्यूक्लियर पावर पे इनका कहना है. देखिए, दुनिया भर के अंदर आज न्यूक्लियर पावर को जितने एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो फेज आउट करते जा रहे हैं, बिकॉज एनी सिंगल न्यूक्लियर हैजर्ड कैन लीड टू अ कंप्लीट डिजास्टर. So in principle, we would not like to promote nuclear power. I can't hear anything. Just 1 second. As I said, there is a need for it. In principle, we have said that it needs to be done. कैसे होगा आप सब लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे. उसके बारे में हम कोई ढांचा नहीं सजेस्ट कर रहे हैं. हम केवल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज देश के अंदर जिस तरह से मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है, उसके कई सारे कारण हैं. कारणों में जाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग भी जानते हैं. उसकी वजह से ये जरूरत है कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए. सेल्फ रेगुलेशन ने काम नहीं किया है. अभी तक जो कहा जा रहा था, वी नीड टू ऑल्सो the whole have you read Paranjay Guha Thakurdas report? Have you read that report? Kindly read that report, it's there on the website. And 2 साल पहले चुनावों के दौरान कितना पेड मीडिया होता है, बाय नेम उसमें मीडिया हाउसेस के नाम लिख के उसमें लिखे हुए हैं सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक. सर 1 by 1 ब्लैक मनी बाहर से. देखिए, 1 मिनट, या 2 क्वेश्चंस, 1 मिनट एक करके, एक मिनट. There are 2 questions. One is on FDI and retail and the other is on black money. Can I answer these questions? ये पूछा जा रहा है कि ब्लैक मनी को बाहर से कैसे लाएंगे. देखिए, उसको लाने के लिए सबसे जरूरी बड़ी चीज होती है पॉलिटिकल विल. अगर आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, अगर आपके जिन लोगों को ब्लैक मनी लाना है, अगर उन्हीं के पैसा बाहर जमा है, तो वो तो बहाने मारेंगे, वो तो आपको तरह तरह के एक्सक्यूजेस देंगे, वो कभी नहीं लेके आएंगे. आज सरकार के अंदर, टॉप के अंदर बैठे हुए कई सारे लोगों का अपना पैसा वहां पे बाहर पड़ा हुआ है. आज इस देश के बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा बाहर पड़ा, वो कभी अंदर पैसा नहीं लेके आएंगे वापस, वो आपको बहाने देंगे. इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दुनिया भर के अंदर. जैसे जब मैं मुकेश अंबानी जी के, अनिल अंबानी जी के, नरेश गोयल जी के, इनके सबके स्विस बैंक के अकाउंट्स बता रहा था, वो स्विस बैंक के अकाउंट्स के नंबर में इनकम टैक्स की फाइलों से लेके आया था. 800 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है वहां पे जिनके नाम है, स्विस बैंक के अकाउंट नंबर है, उसका बैलेंस दिया हुआ है इनकम टैक्स की फाइलों में. क्यों नहीं एक्शन लेते ये लोग? एक्शन नहीं लेंगे ये लोग क्योंकि, सर 1 मिनट, लिसन टू द आंसर.
सो यू डोंट हैव द पॉलिटिकल विल। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के ऊपर दबाव डाला और अमेरिका स्विट्जरलैंड के ऊपर दबाव डाल के अमेरिकन सिटीजन्स के जितने स्विस बैंक के अकाउंट थे उसकी पूरी लिस्ट अगर अमेरिका ले सकता है, तो भारत की सरकार पे भी, अगर भारत की सरकार में नियत हो तो हम लोग भी उन पे दबाव डाल के ले सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग। वंस यू गेट द प्राइमा, आपके पास 830 लोगों की लिस्ट आई, आई थिंक प्राइमा फेसी दैट इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू देन बिल्ड द केस फॉर मोर इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली। आपने एफडीआई इन रिटेल पे पूछा, एक मिनट, एफडीआई इन रिटेल पे आपने पूछा, हमारा ये मानना है सर, हमने इस पे काफी स्टडी किया है, हमारी पार्टी इन प्रिंसिपल एफडीआई के खिलाफ नहीं है, पर सेक्टर बाय सेक्टर हम लोगों को एनालिसिस करनी पड़ेगी। रिटेल सेक्टर के अंदर जो हमारी अपनी एनालिसिस है, स्टडी है, वो ये दिखाती है कि जहां जहां जिस जिस देश में, आप इंडोनेशिया ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, बहुत सारे देश हैं, जहां जहां रिटेल में एफडीआई गया वहां वहां लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते, इस देश के अंदर पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बेरोजगारी फैले, तो हम रिटेल में एफडीआई के खिलाफ हैं। और मैं, कई लोग मुझसे मिलने आए, मैंने कहा जी 5 देशों के एग्जाम्पल दे दो। ये कहा जाता है कि एफडीआई अगर रिटेल में आ गया तो जॉब्स बढ़ेंगे, ये कहा जाता है किसानों को बेहतर प्राइसेस मिलेंगे, कंज्यूमर्स को बेहतर प्राइसेस मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज चेन बनेंगे, ये 4 रीजंस दिए जाते हैं। आप मुझे कोई 5 कंट्रीज के नाम दे दीजिए जहां पे ये चारों चीजें हुई हो, एक भी ऐसा कंट्री नहीं है। सो वी आर अगेंस्ट एफडीआई इन रिटेल। सर कांग्रेस सारी लड़ाइयां हार चुकी है एक्चुअली। परसेप्शन परसेप्शन क्या, अब सर, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, इन्होंने कहा ये सारा काम करने के लिए फंड कहां से आएगा। सर मैं 49 दिन जब सरकार में था, दिल्ली सरकार में, मेरी एक जो सबसे बड़ी लर्निंग थी, वो लर्निंग ये थी कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। 2 तरह से पैसे का मिसयूज होता है, एक तो जानबूझ के ऐसी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिनकी सरकार, जनता को कोई जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाएंगे, हजारों हजारों करोड़ रुपए के, और दूसरा उनके इंप्लीमेंटेशन के अंदर भ्रष्टाचार किया जाता है। तो अगर हम पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइज करेंगे और अगर हम भ्रष्टाचार कम कर देंगे, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं पैसे की कमी इस देश के अंदर कभी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।